बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से एक बार फिर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। सभी को मोस्ट वेलकम और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम व्यवसाय अध्ययन में अपना 10 का जो चैप्टर चल रहा है अनुबंध संबंधी जो प्रावधान है, इनके संबंध में आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पहला जो टॉपिक है वह है उद्देश्य तथा प्रतिफल। उद्देश्य तथा प्रतिफल संबंधी नियम या प्रावधान। और दूसरा जो है वो है व्यर्थ ठहरावे संबंधी नियम या प्रावधान। ये जो है आज से जो अपने टॉपिक है एक है उद्देश्य तथा प्रतिफल संबंधी नियम या प्रावधान, व्यर्थ ठहराव संबंधी नियम या प्रावधान, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है वो है उद्देश्य संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल का जो हम लोगों ने वीडियो डाला था उसमें प्रतिफल संबंधी मैंने आपको बताए थे, उसके जो प्रावधान कौन कौन से होते हैं। आज इनके लिए जो वैधानिक प्रावधान होते हैं, उद्देश्य संबंधी वैधानिक नियम में जो प्रावधान होते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए वैधानिक उद्देश्य तथा वैधानिक प्रतिफल का होना बहुत आवश्यक होता है। वैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य के अभाव में सभी प्रकार के जो ठहराव होते हैं वो ठहराव मात्री रह जाते हैं, ठहराव व्यर्थ हो जाता है या ठहराव मात्री रह जाते हैं। वे कभी भी वैध अनुबंध का निर्माण नहीं करते, क्योंकि जिनका उद्देश्य अवैधानिक होता है या गैर कानूनी होता है, वे ठहराव व्यर्थ हो जाते हैं। या जिस ठहराव में प्रतिफल जो होता है, अगर वह वैधानिक नहीं होता या प्रतिफल नहीं होता, तो ऐसे ठहराव जो होते हैं वे ठहराव भी व्यर्थ माने जाते हैं। ऐसे ठहराव जो होते हैं ठहराव बन के रह जाते हैं, वैध अनुबंध का निर्माण नहीं करते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए सभी उद्देश्य जो होते हैं या इसके लिए जो प्रतिफल जो होते हैं वो वैध होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। अगर वैधानिक नहीं होता है तो एक वैध अनुबंध का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो इससे संबंधित अनेक प्रकार के जो ठहराव होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में कोई भी जो ठहराव होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें सभी ठहराव जो होते हैं वो व्यर्थ घोषित कर दिए जाते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहला जो है वो है राजनियम द्वारा वर्जित ठहराव। राजनियम द्वारा वर्जित ठहराव, पहला जो से संबंधित जो प्रमुख बातें आती हैं वो आती हैं जब ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित होता है। यानी ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित होते हैं, अर्थात वो ठहराव इसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। जिन पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे अवयस्क होते हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं, या
जिन्हें राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे ठहराव जो होते हैं वो कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते और ऐसे ठहराव जो होते हैं वो हमेशा व्यर्थ होते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षकार ऐसे होते हैं जिनको राजनियम द्वारा सरकार के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ऐसे ठहराव जो होते हैं वो भी व्यर्थ माने जाते हैं। जैसे कई व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्थिति के कारण, उच्च पैसे के कारण या वैधानिक स्थिति के कारण सरकार द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, या नियम से संबंधित इतने प्रकार के ठहराव वगैरह जो होते हैं उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, वे ठहराव नहीं कर सकते। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, विदेशी राजदूत है, या विदेशी शत्रु है, या कोई पागल है, दिवालिया है, इस प्रकार के जो हैं बैरिस्टर वगैरह जो हैं, शत्रु वगैरह, इस प्रकार के जो होते हैं उनको ठहराव करने की अनुमति नहीं होती, उन पे प्रतिबंध होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि राजनियम के द्वारा जो ठहराव वर्जित होते हैं वे कभी भी अनुबंध की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। दूसरा ठहराव आता है जब ठहराव कपटपूर्ण होता है, कपटपूर्ण होता है। जब ठहराव कपटपूर्ण होता है, ऐसे ठहराव जो कपटपूर्ण होते हैं वे ठहराव भी व्यर्थ घोषित किए गए हैं। ऐसे ठहराव भी कभी भी अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकते। कपटपूर्ण ठहराव होते हैं ऐसे ठहराव जिसमें एक पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर मिथ्या वर्णन किया गया है या कोई गलत वर्णन किया गया है, वह कपटपूर्ण कहलाता है। इस प्रकार के कार्य जो होता है जानबूझ करके धोखा देने के उद्देश्य से किए जाते हैं। असत्य बात को सत्य बता करके वर्णन किया जाता है, ये मौन रहते हैं, या कानून द्वारा जिसको अवैध करार दिया गया है, इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो कपटपूर्ण होती हैं। यानी जानबूझ करके एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के अनुबंध संबंधी महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनको छुपाया जाता है या उनका गलत वर्णन किया जाता है, ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में डाल करके और ठहराव किया जा सके। इस प्रकार से अगर कपटपूर्ण भी किसी प्रकार का ठहराव किया गया है तो उसको भी व्यर्थ घोषित किया जाता है। दूसरा है जब कोई ठहराव दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। जब कोई ठहराव जो होता है, दूसरा पक्षकार जो होता है, दूसरा व्यक्ति जो होता है, उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने की दृष्टि से या उसको रोक करके रखने की धमकी देने की संपत्ति से किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ठहराव होता है वो व्यर्थ घोषित किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो भारतीय दंड विधान के द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचाना या उसको रोक करके रखना, ये उत्पीड़न संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आता है। और उत्पीड़न जिसमें होता है वो स्वतंत्र सहमति नहीं होती, जिसके अंदर कोई भी ठहराव जो होता है वो उत्पीड़न से प्रभावित होता है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, और स्वतंत्र सहमति नहीं होती है तो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा, और व्यर्थ माना जाएगा तो वैध अनुबंध का निर्माण उसे नहीं होता। इस प्रकार से जब कोई भी पक्षकार होता है दूसरे पक्षकार की जो संपत्ति होती है उसको रोक के रखने या धमकी देता है तो वह ठहराव भी व्यर्थ माना जाता है। एक आता है ठहराव अनैतिक हो, ये भी है। नैतिक ठहराव होते हैं
उनको ही व्यर्थ माना जाता है। अनैतिक स्थिति वाले सभी प्रकार के जो ठहराव होते हैं उनको व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा ठहराव जो होता है वो लोकहित या लोक नीति के विरुद्ध हो ऐसे ठहराव भी जो होते हैं वो व्यर्थ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पढ़ा कि उद्देश्य संबंधी वैधानिक नियम, उद्देश्य या प्रतिफल संबंधी जो वैधानिक नियम में जो प्रावधान होते हैं वो निम्नलिखित जो कंडीशन होती है उसके समय उसको कपट में घोषित किया जाता है। निम्नलिखित दशाओं में कोई भी जो ठहराव होता है, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, इसमें सभी ठहराव जो होते हैं वो गैर कानूनी हो जाते हैं और कभी भी वह अनुबंध नहीं बन पाते। तो ये था उद्देश्य संबंधी या वैधानिक प्रतिफल संबंधी जो अपने वैधानिक जो प्रावधान है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा टॉपिक आज का अपना जो आता है व्यर्थ ठहराव संबंधी। दूसरा है व्यर्थ ठहराव संबंधी वैधानिक नियम या प्रावधान। वे ठहराव संबंधी नियम या जो प्रावधान है इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वे ठहराव संबंधी जो नियम होते हैं, सबसे पहले है व्यर्थ ठहराव। इसका जो पहला जो बिंदु आता है, ऐसे ठहराव जो अवयस्क द्वारा किए जाते हैं, यानी अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार उनके द्वारा किए जाने वाले ठहराव, अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले ठहराव, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं जिन पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। अनुबंध करने के जो अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं उनके द्वारा किए गए सभी प्रकार के जो ठहराव होते हैं वो व्यर्थ माने जाते हैं। जिस प्रकार से इसमें मैंने आपको पहले बताया था, अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पक्षकारों में अनुबंध करने की वैधानिक क्षमता का तात्पर्य होता है कि उसमें वैधानिक क्षमता का होना, और अनुबंध अधिनियम 11 में स्पष्ट किया गया है वैधानिक क्षमता के लिए वह वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, या राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार से अयोग्य पक्षकार उनको माना जाता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, जैसे अवयस्क व्यक्ति के द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का ठहराव, या अस्वस्थ मस्तिष्क वाले जो होते हैं उनके द्वारा किया गया ठहराव होता है, या जिनको राजनीति द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जैसे राजनीतिक स्थिति कारण है, या उच्च पेशिक स्थिति कारण है, या वैधानिक स्थिति कारण। राजनीति भी कुछ भी प्रतिबंध लगाता है, ऐसे पर जैसे राष्ट्रपति होता है, विदेशी शत्रु होता है, पागल होता है, दिवालिया होता है, कपटी वगैरह आदि जो होते हैं उनके द्वारा भी ठहराव नहीं होते, जो राजनीति द्वारा अयोग्य घोषित जिनको किया गया है। तो इस प्रकार से अयोग्य जो घोषित व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के ठहराव जो होते हैं वो अयोग्य घोषित किए गए हैं, और ऐसे ठहराव जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले ठहराव जो होते हैं वो व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं। वे एक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी व्यर्थ होते हैं। दूसरा आता है जब ठहराव के दोनों पक्षकार
जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव संबंधी गलती पर होते हैं, ठहराव संबंधी गलती पर होते हैं, अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अंदर स्वतंत्र सहमति से संबंधित ही है। स्वतंत्र सहमति के अंदर उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावलन और गलती पर आधारित संबंधित जितने भी प्रकार की बातें होती हैं उनसे संबंधित अगर कोई सहमति होती है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होती, और स्वतंत्र सहमति के भाव में किए जाने वाले सभी प्रकार के जो ठहराव होते हैं उनको व्यर्थ घोषित किया जाता है। इस प्रकार से जब ठहराव संबंधी आपसी दोनों पक्षकार गलती के ऊपर होते हैं, राम और मोहन, जिस प्रकार से राम मोहन से गाय खरीदना चाहता है, दोनों के मध्य ठहराव होता है, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि ठहराव करने से पहले वो गाय मर चुकी है, तो इस प्रकार से दोनों के द्वारा अनुबंध का निष्पादन नहीं होगा और दोनों एक आवश्यक संबंधी गलती पे थे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि ठहराव करने से पहले गाय मर चुकी है, तो दोनों निष्पादन कैसे करेंगे, दोनों से गलती हुई। तो इस प्रकार से किए जाने वाले ठहराव होते हैं वे ठहराव भी व्यर्थ माने जाते हैं। तीसरा जो आता है, जिन्हें ठहरावों का प्रतिफल एवं उद्देश्य अवैधानिक होते हैं, अवैधानिक होते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं, बार बार हम लोगों ने पढ़ा है, एक ठहराव के लिए उसमें प्रतिफल और उद्देश्य जो होते हैं वो वैधानिक होने चाहिए। अगर ये वैधानिक नहीं होते तो ठहराव व्यर्थ हो जाता है, और ठहराव व्यर्थ हो जाता है तो कभी भी अनुबंध नहीं बन पाता। इस प्रकार से ऐसे ठहराव जिनका प्रतिफल और उद्देश्य दोनों अवैधानिक होते हैं, इस प्रकार के ठहराव होते हैं, उनको भी व्यर्थ ठहराव माना जाता है। उसके बाद में अवैध को छोड़कर अवैध व्यक्ति जो होता है, जो भी 18 साल का नहीं हुआ है, उसको छोड़ करके किसी भी अविवाहित व्यक्ति की शादी में रुकावट डालने वाले ठहराव होते हैं वो भी व्यर्थ घोषित होते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार सभी जो वयस्क लड़के और लड़कियां जो होती हैं उनको शादी करने का अधिकार होता है। लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के द्वारा वे शादी के योग्य होते हैं और स्वतंत्र रूप से शादी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति उनकी शादी में रुकावट डालने का किसी भी प्रकार का ठहराव करता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, बशर्ते वह अवयस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अवयस्क लड़के और लड़कियां जो होती हैं उनकी शादी पे प्रतिबंध लगाया गया संविधान के अनुसार। ये गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन वयस्क जो होते हैं वो स्वतंत्र हैं। उसकी शादी को रोकने के लिए अगर असामाजिक तत्व जो होते हैं किसी भी प्रकार का ठहराव करते हैं, विध्वंस डालते हैं, उसमें बाध्यता करते हैं, तो ऐसे ठहराव जो होते हैं वो पूर्णतः व्यर्थ घोषित किए जाते हैं, वैधानिक नहीं होते, ठहराव का निर्माण नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएंगे और अनुबंध की उत्पत्ति उसके अंतर्गत नहीं होगी। नेक्स्ट जो आता है, प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति आता है, प्रत्येक ऐसा ठहराव जो किसी व्यक्ति के व्यापार व
धंधे में रुकावट डालने वाले होते हैं। रुकावटें डालने वाले होते हैं। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य किए जाने वाले ऐसे ठहराव जो किसी व्यक्ति की व्यापार है, कारोबार है, धंधा है, उसमें रुकावट डालने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सभी को समानता का अधिकार है। देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पे अपना व्यापार कर सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, अपना धंधा कर सकता है। सभी प्रकार की संविधान के अनुसार उसको छूट प्रदान की गई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा ठहराव करके उसके कारोबार या धंधे में किसी प्रकार की रुकावट डालते हैं, अड़चन पैदा करते हैं या और कोई किसी प्रकार के उसे प्रतिबंध लगाते हैं, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार से उनके द्वारा किए जाने वाले जो ठहराव होते हैं वो ठहराव व्यर्थ माने जाएंगे। क्योंकि भारत में संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को व्यापार करने की, कारोबार करने की, धंधा करने की, व्यवसाय करने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार के अगर कोई व्यापार पेशे आदि में कोई रुकावट डालता है तो ऐसे ठहराव जो होते हैं वो पूर्णतः व्यर्थ माने जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है इसमें, जब कोई ठहराव भ्रामक या संदेहास्पद प्रकृति का होता है, इस प्रकार से एक पक्षकार या दूसरा जो पक्षकार होता है, दोनों के मध्य किए जाने वाला जो ठहराव होता है भ्रामक, भ्रमित करने वाला, संदेहास्पद, संदेह में डालने वाला जो होता है, उसे किसी भी प्रकार का स्पष्ट अर्थ नहीं होता, जिसके अंतर्गत निश्चितता नहीं होती है, ऐसे ठहराव जो होते हैं वो भी व्यर्थ माने जाते हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से जो समझ में नहीं आते, भ्रमित करने वाले होते हैं, जिसका सही अर्थ नहीं होता, जिसकी निश्चितता सही प्रकार से नहीं होती है, ऐसे ठहराव भी व्यर्थ माने जाते हैं। जैसे राम मोहन को अपना घोड़ा 5 या 7 हजार रुपए में बेचने के लिए ठहराव करता है, 5 या 7 हजार रुपए में बेचने के लिए कहता है, तो इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि घोड़े का मूल्य 5 हजार रुपए है या 7 हजार रुपए है। तो इसमें कोई भी निश्चित नहीं है, निश्चितता नहीं है, क्योंकि 5 या 7 हजार रुपए भ्रमित है कि 5 हजार में बेचेगा, 7 हजार रुपए में बेचेगा। तो इस प्रकार से कुछ ठहराव ऐसे होते हैं उनका अर्थ निश्चित नहीं होता, ऐसे ठहराव भ्रामक या संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका सही प्रकार से निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी हैं। एक तो वे जो वैधानिक उद्देश्य या वैधानिक प्रतिफल संबंधी ठहराव जो होते हैं, जिनके लिए वैधानिक प्रावधान कौन कौन से होते हैं, उन प्रावधानों के अभाव में वे व्यर्थ हो जाते हैं। उसके बाद में व्यर्थ ठहराव संबंधी अनेक प्रकार के जो नियम होते हैं, कई ठहराव ऐसे होते हैं, जैसे अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में लिखा है कि ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, वे कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते। तो इस प्रकार से एक ठहराव के अंदर जो व्यर्थ ठहराव वाले प्रमुख बातें जो होती हैं, जिसके लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे इसके अंदर 2 पक्षकारों का होना आवश्यक होता है, ठहराव का होना आवश्यक होता है, वैधानिक संबंध स्थापित है उसके अंतर्गत होना चाहिए, या पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, निष्पादन संभव होना चाहिए, पूर्ण रूप से उनको
व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। प्रतिफल वैधानिक हो, सारी बातें हैं राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। ये सभी प्रकार की जो बातें होती हैं एक ठहराव के लिए आवश्यक होती हैं और ये आवश्यक तत्व जिस ठहराव में नहीं होते उनको व्यर्थ घोषित किया जा सकता है, दूसरे पक्षकार द्वारा उनका निष्पादन नहीं करवाया जाता और ऐसे सभी ठहराव जो होते हैं वो वैधानिक अनुबंध नहीं होते। राजनियम उनको कभी भी परिवर्तनीय नहीं कर पाता है, केवल ठहराव मात्र होते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं। तो इस प्रकार से व्यर्थ ठहराव जो होते हैं वे कौन कौन सी बातें होती हैं ये जानकारी हम लोगों ने आज की इससे संबंधित कुछ ठहराव होंगे या अनुबंध होंगे जिनके बारे में हमें कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।